हमारे प्रधानमंत्री से स्टैंड नहीं लिया जाता। वो डरपोक है कि अमेरिका कहीं उनका ब्लैकमेलिंग जो है उसका पर्दाफाश ना कर दे। वो डरते हैं कि इज़राइल जिससे उन्होंने जो लोगों की मुखबिरी कराई थी पेगासस के ज़रिए, उसका पर्दाफाश ना हो जाए। प्रधानमंत्री ने जो वहाँ इटली में किया, उसको तो मैं छिछोरेपन की संज्ञा देती हूँ। तो ये हम सब के लिए चिंतन की बात है कि क्या हमारा देश था, कैसे हमारे संस्कार थे। आजकल हम फूहड़पन और सस्तेपन में आ गए हैं। मीडिया बचा ही क्या है, मीडिया तो कालीन बन के बिछा हुआ है। जब चारणों की तरह सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी लगता है कि बाहर भी चारण होंगे, लेकिन बाहर चारण नहीं है, चैतन्य पत्रकार होते हैं। और एक चैतन्य पत्रकार के सवाल से डर के यूं भागे कि उसको नाम रखने लगे, जॉर्ज सोरोस कहने लगे, कुछ कुछ कहने लगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट हटवा दिया। कूटनैतिक संबंध बनाने के लिए नहीं जाता, लेकिन अडानी के लिए वो पूरे विश्व की सैर करने को तैयार है। अडानी को विश्व का सबसे बड़ा धनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री का योगदान सब देखते ही आए हैं। साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं, ये कह करके पूरे देश से कि विदेश यात्राएं मत कीजिए। चलिए अच्छी बात है, देश के लिए कुछ अच्छा करने ही गए होंगे, हमें इस बात की उम्मीद है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें देश का क्या भला हो रहा है, ये हमको जरा समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मेलोडी चॉकलेट देने के बाद इटली की प्रधानमंत्री भारत को क्या तोहफा देंगी, इस बात पर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। नॉर्वे जब पहुंचे तो सवालों से बच करके गायब हो गए, इस पर भी सवाल उठे जा रहे हैं। यूएई ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पर युद्ध का माहौल है और युद्ध शांत करवाने में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर भी अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन देश में यह चर्चा हो रही है कि जेनजी युवा अब इस देश में एक नई क्रांति का चेहरा बनता जा रहा है। नाम दे दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी, शायद सीबीआई साहब से कोई गलती हो गई होगी, क्लैरिफिकेशन आ गया है, लेकिन आंदोलन बड़ा होता चला जा रहा है। इन तमाम विषयों के बारे में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद धारण, आपके सभी तो अनुमा जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनुमा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस फॉरेन विजिट को आप कैसे देख रही है? क्या ये एक रेगुलर फॉरेन विजिट है? क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस के दौरान ये फॉरेन विजिट आया है और उन तमाम देशों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं जो भारत के लॉन्ग टर्म सहयोगी रहे हैं। नॉर्वे के साथ 1988 से हमारे संबंध है, यूएई के साथ भी लंबे समय संबंध रहे हैं, इटली के साथ अब संबंध बेहतर होने शुरू हो चुके हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है प्रधानमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके प्रधानमंत्री जी की। कैसे देख रही हैं इस विजिट को? देखिए, जो भी कुछ हो, ये विदेश नीति नहीं है, ये डिप्लोमेसी नहीं है। कहीं पर यूएई के जो शेख साहब से मिलते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी बाहें फैलाते हैं और उस पर मीम बनते हैं, लोग मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह के काम करते हैं। युद्ध रोकने से प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं था। क्या यूएई क्यों गए थे, इसके बारे में वो ज्यादा जानते होंगे और ये मीडिया हमें बताएगा नहीं। वहां जाने से क्या गेन हुआ, किसी को नहीं मालूम। प्रधानमंत्री ने 1-2 दिन पहले ही कहा कि विदेश यात्रा बंद कर दीजिए और खुद चले गए। यानी कि जो चीज कहते हैं उस पर खुद कोई मिसाल कायम नहीं करते, इसलिए लोग बाग उनको सीरियसली नहीं लेते। उसके बाद वो नेदरलैंड्स जाते हैं और नेदरलैंड में जो वहां के प्रधानमंत्री है रॉब जेटन, वो उनके आने के बाद कहते हैं उनको ही प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान वो कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर चिंता जताते हैं और धार्मिक हिंसा को लेकर भी चिंता जताते हैं। साथ साथ जब ये डच प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, तो जो यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं उर्सुला जी, वो भी प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली इन्हीं मुद्दों पर घेरती हैं। और फिर तो नॉर्वे में जो हुआ हमने देखा। देखिए, नॉर्वे से हमारे संबंध बहुत सालों पुराने हैं, लेकिन 1983 में 15 जून को जब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई थी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनके जो राष्ट्रपति थे वहां के, आई थिंक उनका नाम विलॉक था, उनके साथ में संबोधित किया था। तो नॉर्वे जो कि प्रेस फ्रीडम में सबसे आगे है, अव्वल नंबर पर है, विश्व गुरु है, नंबर 1 पर है, उस नॉर्वे में प्रेस की एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। अगर प्रधानमंत्री जवाब दे देते
तो इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता। लेकिन भारत को वैश्विक शर्म का सामना करना पड़ा कि प्रधानमंत्री ने सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं समझ ही नहीं पाती कि नॉर्वे के उनको जो नॉर्वे का एक ग्रैंड क्रॉस जो उनको अवार्ड मिला, वो किस बारे में मिला? ये ज़रूर बाद में सामने आया कि अडानी को नॉर्वे से कुछ चुनौतियाँ मिली थी और उनको सुधारने के लिए प्राइम मिनिस्टर गए थे। मतलब मेरे देश का प्रधानमंत्री कूटनैतिक संबंध बनाने के लिए नहीं जाता, लेकिन अडानी के लिए वो पूरे विश्व की सैर करने को तैयार है। अडानी को विश्व का सबसे बड़ा धनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री का योगदान सब देखते ही आए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री 2 और देशों में गए, जहाँ का सम्मान उन्होंने बटोरा। आजकल विदेश नीति वहीं तक सीमित रह गई है कि यहाँ गए वहाँ का सम्मान, वहाँ गए वहाँ का सम्मान, लेकिन भारत को क्या मिला, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मीडिया ज़रूर ये उड़ाता रहा कि यूरो फाइटर्स लेंगे, जो टाइफून एयरक्राफ्ट जो कि 2007 में जब टेंडरिंग हुई थी हमारे फाइटर्स जहाज़ों के लिए, एमएमआरसीए प्रोजेक्ट के लिए, उस समय जी, टाइफून और राफेल ही चुने गए थे। तो उसके बारे में बात हुई, लेकिन क्या हमें वो डील मिली? कुछ नहीं मिली। तो प्रधानमंत्री का विदेश जाना सिर्फ फिजूल खर्ची है, हमारे आपके टैक्स के पैसों की फिजूल खर्ची है। प्रधानमंत्री वहां जाकर ठंडे देशों में जा रहे हैं, अपने देश में तो गर्मी है, तो दूसरों को लेक्चर देकर पर उपदेश कुशल बहुतेरे करते। समर वेकेशन हमारे प्रधानमंत्री भी तो डिजर्व करते हैं ना मैडम। बिल्कुल, समर वेकेशन में गए थे, लेकिन वेकेशन कहाँ करते हैं? वो तो काम का घंटा है उनका, 18 घंटे काम करते हैं, धारणा भूल जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं और आप इसे समर वेकेशन कह के उनका अपमान कर रहे हैं। अगर वो एविएटर के जो गॉगल्स पहन के जब वो दिखते हैं, जो 3.5 लाख के गॉगल्स हैं, मैंने देखी थी उसकी कॉस्ट, अगर वो पहन के घूम रहे हैं तो वो 18 घंटे काम कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। हाँ, काम का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं, बस इतनी सी मुश्किल है। जी। लेकिन अनुमा जी, जो रिएक्शन सामने आए, जैसे नॉर्वे पहुंचते हैं, नॉर्वे की एक पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश करती है, वो मूव ऑन कर जाते हैं। अगर अ, उन्हें सवाल पूछना ही था तो सीधा सवाल दागा जा सकता था। ये बात कहने की जरूरत नहीं थी कि आप अ, एक ऐसी प्रेस के सामने खड़े हैं जो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेस है। क्या ये ह्यूमिलिएट करने का तरीका नहीं था, जो कि चर्चा भी हो रही है कि ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को कहाँ ह्यूमिलिएट किया गया? सीधा सवाल जवाब भी होता है तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जवाब नहीं दे पाते, पूरा विश्व जान गया है ना। तो इसलिए प्रधानमंत्री से उन्होंने सवाल अगर किया भी था तो रुक जाते, हिंदी में जवाब दे देते, फर्क क्या पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री को प्रेस को उस तरह से देखने की आदत नहीं है। नॉर्डिक देशों की बात करें, नॉर्डिक देश जिसमें नॉर्वे भी है, फिनलैंड भी है, तो वहां पर लोग बहुत लोकतंत्र के पैरोकार होते हैं। वहां पर प्रेस को फ्रीडम होती है, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, पारदर्शिता होती है, फ्री में शिक्षा मिलती है सभी को, जिससे लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकें। ऐसे देश की परंपरा, परिवेश और संस्कार से बंधी अगर उस महिला पत्रकार ने सवाल किए, तो इसमें प्रधानमंत्री को ह्यूमिलिएशन फील नहीं होना चाहिए था। वो 140 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें गर्व से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? एक लफाज ब्यूरोक्रेट ने फालतू बातें करके पूरा जो माहौल था उसे और खराब कर दिया। ज्ञानेश कुमार हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो प्रवचन देने लग जाते हैं, यहाँ सिमी जॉर्ज ने प्रवचन दिया। भारत शर्मिंदा होता है इस तरह की हरकतों से। ये पुराने जमाने की, ऐसे ऐसे लगता है कि लोगों के पास बुद्धि नहीं है। आपसे सवाल जो पूछा गया है, सवाल का जवाब दीजिए, काम कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन लेकिन मैम, इसका मुद्दा बनाया गया। नौकरशाह तो ऐसे ही ट्रेन किए जाते हैं ना कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से आप डाइवर्ट कीजिए, अपने खुद को निकाल करके लेके जाइए। तो इनमें इनकी ट्रेनिंग भी तो हो सकती है ना ये। नहीं, देखिए, डाइवर्ट करना अलग चीज होती है, उसकी भाषा होती है, संयत लहजा होता है। पूरे विश्व को आप हैं कौन जो इस तरह से चौधरी बन के इस तरह से एडवाइस दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं? ये कूटनीति का हिस्सा नहीं है। ये हर तो वो व्यक्ति भारत को इस रिप्रेजेंट वक्त, करने वाले व्यक्ति है ना। धारण इस समय हर व्यक्ति अपने आप को मोदी जी की तरह नेता समझ रहा है और लफाजियां कर रहा है। अब दिक्कत क्या है
कि चूंकि मीडिया ही खत्म हो चुका है हमारे देश में, मीडिया बचा ही क्या है, मीडिया तो कालीन बन के बिछा हुआ है। जब चारणों की तरह सवाल यहाँ पूछे जाते हैं तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी लगता है कि बाहर भी चारण होंगे, लेकिन बाहर चारण नहीं है, चैतन्य पत्रकार होते हैं। और एक चैतन्य पत्रकार के सवाल से डर के यूं भागे कि उसको नाम रखने लगे, जॉर्ज सोरोस कहने लगे, कुछ कुछ कहने लगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट हटवा दिया। तो इन सब बातों से ये समझ आता है कि कितनी कायरता कूट कूट के भरी है, कितने डरपोक है हमारे देश के प्रधानमंत्री कि देश की इज्जत नहीं बचा पाए, सवाल का जवाब ले लेते सीधे सीधे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सकते थे। और फिर तो उनका फेवरेट डायलॉग है वसुधैव कुटुंबकम, कोई भी सवाल हो यही जवाब देते हैं, यही जवाब दे देते, कम से कम जवाब दिया तो माना जाता। अनुमा जी, आखिरी इसी विषय में आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं एज अ पॉलिटिशियन इस सवाल की इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हेली लैंग जिन पत्रकार ने वो सवाल पूछने की कोशिश की, उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरीके की भाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई, उनकी इंस्टाग्राम से तस्वीरें निकाली गई, सोशल मीडिया पे शेयर की गई और भद्दी बातें कही जा रही थी। क्या एक महिला को काउंटर करने का इकलौता तरीका उसके चरित्र पर अटैक ही हो सकता है क्या? जब से मनुवाद इस देश पर तारी हुआ है, तब से महिलाओं को ऐसे ही टारगेट किया जाता है। महिला को अगर कोई उत्पीड़न करता है तो कहते हैं उसके कपड़े ऐसे रहे होंगे, भड़काऊ रहे होंगे। बहुत बार हम ट्रेंड देखते हैं, नो बिंदी नो बिज़नेस। तो हमने ये देखा है कि बीजेपी जब से आई है, और तो और मैं पिछले कुछ दिनों से, पता नहीं आपके नोटिस में आया कि नहीं, महिलाओं को पूरी तरह से ह्यूमिलिएट करने वाले ऐसे छोटी-छोटी रील बन रही है, जिसमें महिलाओं को बड़बोला दिखाया जाता है, फिज़ूल खर्च दिखाया जाता है, पति को तंग करने वाला दिखाया जाता है और बड़े आसानी से ये हमारे हाथों ऑन के द नीचे नेम ऑफ से कॉमेडी, ऑन द नेम ऑफ जी, कॉमेडी, सॉरी? ऑन द नेम ऑफ कॉमेडी ये सब होता है कि हाँ, महिलाएं ऑन द ऐसी ही नीड ऑफ होती हैं, कॉमेडी। ढांचा। जी, बिल्कुल। और इनकी बाढ़ सी आई हुई है, रील आप भी देखते हैं, छोटे-छोटे वो जो रील्स और उसके जो दूसरे प्रकार हैं, वो सब हम देखते हैं। इसमें कॉमेडी के नाम पर ये काम हो रहा है और ये बहुत बढ़ा है। पहले नहीं हुआ करता था इस तरह से, महिलाओं को सबके सामने इस तरह से, मैं ह्यूमिलिएट शब्द का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि दिखने में वो बड़ा मासूम सा एक कॉमेडी लगती है, लेकिन वो नहीं है। ये मनुवाद का एक बहुत ऐसा प्रकार है जो लोगों के बीच में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पैठ बनाता है। और मैं समझती हूँ कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया कि जैसा वहाँ परिवेश है, हेली लैंग का ये सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं था, उनके प्रधानमंत्री रोक देते। अगर उनको लगता कि कुछ गलत हुआ है तो उनके प्रधानमंत्री रोक सकते थे, लेकिन योनास स्टोर ने नहीं रोका उनको। ये साफ बताता है कि वो वहाँ का कल्चर है, प्रेस सवाल पूछती है, जवाब देना होता है। अब ये और बात है कि नॉर्वे ने एक तो हमारे ऊपर, जैसा कि लोग कह रहे हैं, एहसान भी किया कि अडानी का जो केस है, शायद उससे नॉर्वे निकाल भी दे प्रधानमंत्री अडानी को, लेकिन प्रधानमंत्री तो उसी लिए गए थे। तो ये हम सबके लिए चिंतन की बात है कि क्या हमारा देश था, कैसे हमारे संस्कार थे। आजकल हम फूहड़पन और सस्तेपन में आ गए हैं। और प्रधानमंत्री ने जो वहाँ इटली में किया, उसको तो मैं छिछोरेपन की संज्ञा देती हूँ, मुझे मैं क्षमा उधर ही कीजिएगा। उधर ही आना चाहता ये भाषा कोई अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर डिप्लोमेसी होती तो ये भाषा नहीं बोली जाती। लेकिन मैं फिलहाल ये मानती हूँ कि वो सस्ते और छिछोरेपन की इंतहा थी। जी, मैं उसी विषय पे आना चाह रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री इटली जाते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। उनके साथ सोशल मीडिया पे जो कुछ मीम घटिया तरीके की बातें चलती हैं, वो उसको अगर इग्नोर भी कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री जी मेलोडी चॉकलेट का एक पैकेट लेके पहुंचते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, कि एक थोड़े निजी दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश है, उसके अलावा अपना काम निकलवाने का काम है, क्योंकि इटली के साथ भारत एक ट्रेड सरप्लस में मौजूद, उनसे जितने अच्छे रिश्ते होंगे उतना भारत के लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं और इंस्टाग्राम पे जो मीम बनते हैं उस मीम के तर्ज पे वहां पे चॉकलेट लेके पहुंच गए, जो सुंदर सुंदर तस्वीरें खिंचवाई गई, सोशल मीडिया पे डाली गई, उन सब के बारे में बात की जा रही कि ये थोड़ी हल्की राजनीति चल रही है। इन दोनों में से आप कहां पर हैं?
देखिए, इटली प्रधानमंत्री क्यों गए उसकी एक कहानी जो सुब्रमण्यम स्वामी लाना चाहते हैं सबके सामने वो ये है कि भारत जो युद्ध ग्रेड का स्टील इज़राइल भेज रहा था, वो इटली ने रोक लिया है और ईरान के सामने ये चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री इटली पहुँच गए थे। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी की ट्वीट से पता चलता है। ये ट्वीट है, रबिश एंड स्क्वेंडरिंग ऑफ नेशनल फाइनेंसेस, फालतू पैसे की बर्बादी है। एक तो ये ट्वीट है, आज ही सुबह की है। और एक और ट्वीट है जिसमें एक दूसरी पत्रकार हैं, उसने ये लिखा है कि प्रधानमंत्री जो यौद्धिक ग्रेड का स्टील होता है वो इज़राइल जा रहा था, उसके शिप पकड़ लिए गए हैं और उसको सबके सामने उजागर ना हो, ये बहुत ही गलत काम है। कोई भी क्या देश होता है ये स्टील, थोड़ा अगर आप समझा पाए, यौद्धिक स्तर का स्टील क्या होता है, क्या खास बात होती है इसमें? देखिए, उसके जो वो एक अलॉय ही है, लेकिन उसका प्रयोग इज़राइल अपने अलग-अलग इक्विपमेंट बनाने में करता है। आप जानते हैं कि इज़राइल एक ऐसा देश है, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार बनाता है और हथियार बनाने के लिए इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। भारत स्टील का सप्लायर है और जो स्टील का एक ग्रेड, जो इन युद्ध हथियार बनाने के काम आता है, उसका भी सप्लाई इज़राइल के लिए खास तौर पर कर रहा है। जिसको पकड़ा गया है ऐसा बताया जा रहा है। अब इस सरकार की अपारदर्शिता के कारण बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों को जो मालूम होना चाहिए वो मालूम नहीं होती। तो इस कारण से प्रधानमंत्री गए थे, जो सुब्रमण्यम स्वामी की और एक और पत्रकार हैं उनकी ट्वीट से जाहिर होता है। लेकिन अब वहां जाकर जो प्रधानमंत्री ने किया, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट एक महिला को देना। पहले भी वो जो बाइडेन की वाइफ को कई करोड़ का हीरा दे चुके हैं। यहाँ पर भी 2-3 मूगा सिल्क के शॉल और ये सब जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं वो दी। अब एक चीज पहले हुई थी, आज से कई साल पहले, शायद 2 साल, कि जॉर्जिया मेलोनी ने खुद मोदी प्लस मेलोडी लिखकर एक ट्वीट किया था और यहाँ वही मैंने घरेलू कहा कि इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं। अंधभक्त जो थे वो मारे खुशी के बाँछें खिल गईं। ये सोचा कि अरे हमारे प्रधानमंत्री बहुत करीब हैं और बार-बार ऐसा दिखाया गया। लेकिन मैं 3-4 चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। सारे दर्शक ध्यान रखें। इटली ने आज तक प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का कोई सम्मान नहीं दिया है। ये याद रखने की एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जॉर्जिया मेलोनी बाकी लोगों से जब मिलती हैं यूरोपियन देश के राष्ट्राध्यक्षों से, तो वो एक सॉफ्ट हग करते हैं, जो मिलने का वो करती है। हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं किया। तो इस तरह की जो छिछोरी बातें लोग फैलाते हैं, मेलोडी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने तो वो तो करके मैम वो दिखा दिया। यूरोपीय कल्चर है, वो यूरोपीय कल्चर है, सॉफ्ट हग को सम्मान की नजर से देखा जाता है वहां पे। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अगर कोई महिला किसी पुरुष को हक करेगी तो यहाँ पे तो बवाल मच जाएगा, यहाँ का एक वर्ग है जो पागल हो जाएगा। तो वही चीज है कि जब हमने देखा जॉर्जिया मेलोनी को, हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिलते देखा है, दूसरे राष्ट्रपतियों से, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मिलते देखा है। जो शिष्टाचार वहां होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होता है। तो जो लोग पर्सनल केमिस्ट्री, पर्सनल बहुत दोस्ती इसकी बातें करते हैं, उनको ये दोनों चीजें याद रखना चाहिए। तीसरी चीज ये, जब प्रधानमंत्री इजराइल की मदद कर रहे थे उस समय जॉर्जिया मेलोनी ने एक स्टैंड लिया और अपने आप को युद्ध से बाहर रखा। ये बात सही है कि जॉर्जिया मेलोनी का एक सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल की तरफ हमेशा रहा, लेकिन इस युद्ध के समय, इस कॉन्फ्लिक्ट के समय उन्होंने खुद को बहुत ही बैलेंस आउट रखा है। तो ये एक सीखने की बात है। शी टुक अ स्टैंड। हमारे प्रधानमंत्री से स्टैंड नहीं लिया जाता। वो डरपोक है कि अमेरिका कहीं उनका ब्लैकमेलिंग जो है उसका पर्दाफाश ना कर दे। वो डरते हैं कि इजराइल, जिससे उन्होंने जो लोगों की मुखबिरी कराई थी पेगासस के जरिए, उसका पर्दाफाश ना हो जाए। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का किसी भी देश में जाना, और खासतौर पे इटली पे जिस कारण से गए हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी की ट्वीट कहती है, मुझे ये सारी बातें पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित करती हैं। पूरे भारत के 78-79 सालों के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने जब डिप्लोमेसी की तो ये छिछोरापन कहीं दूर-दूर तक उस विदेश नीति का हिस्सा नहीं होता था। इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कतई नहीं कहते हैं। इसे सस्तापन कहते हैं। डिप्लोमेसी तो ये है भी नहीं।
आखिरी सवाल इस विषय में लूंगा आपसे कि आपने जैसे इजराइल के बारे में बात की, भारत इस डिलेमा में थोड़ा सा रहा है हमेशा से कि इजराइल से दोस्ती रखें, फिलिस्तीन से दोस्ती रखें, ईरान से दोस्ती रखें, किस किस से दोस्ती रखें। और नेहरू जी ने जो हमें सिखाया कि गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी बड़े गुट की तरफ नहीं जाएंगे, हम भारत पहले अपना हित देखेगा या फिर वैश्विक हित देखेगा जो ज्यादातर लोगों के हित में होगा। ईरान हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, 2019 तक तो हम तेल भी सबसे ज्यादा ईरान से खरीदते थे। फिर उसके बाद इजराइल भी हमारा पार्टनर हो गया, वेपन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट वहां पर दिलवा दिए गए। फिर फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला देशों में से भारत भी एक शुमार है, तो भारत जाए कहाँ? यहाँ पे तो हम फंसे हुए हैं ना मैडम। देखिए, उदाहरण में आपके एक शब्द के इस्तेमाल पर मुझे थोड़ा-सा, मैं आपको उस पे अपना उज़्र ज़ाहिर करती हूँ, और वो है कि जी, भारत हमेशा एक डिलेमा में रहा है, कभी नहीं रहा डिलेमा में। हमने इज़राइल के साथ एल्टा शायद वो सिस्टम, डिलेमा शब्द शायद गलत होगा, मैं स्वीकार करता तो मैं ये कह रही हूँ कि हमने एल्टा सिस्टम खरीदा हमारे एयरफोर्स के लिए। ये हमारा जो मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं, मैं बताना नहीं चाहती उसके बारे में डिटेल में, लेकिन हमने एल्टा खरीदा, हमने अवाक्स खरीदा, हमने इज़राइल को एक ट्रेड पार्टनर की तरह हमेशा ट्रीट किया है, और हमने फिलिस्तीन पर हमेशा अपना रुख साफ रखा है। हर एक को अपने लैंड का, अपनी ज़मीन का अधिकार है। जो बातें पहले तय हो चुकी थी, इज़राइल को उसे मानना चाहिए। तो हमने इज़राइल को ट्रेड पार्टनर की तरह हमेशा ट्रीट किया था, इससे पहले जब मोदी नहीं आए थे। हमारे यहाँ इज़राइल के लोग नेगोशिएट करने के लिए आते थे जब हम कोई इक्विपमेंट लेते थे, और मेरा उनके साथ काफ़ी बार वास्ता पड़ता था, क्योंकि मैं एक परचेज़ ऑफिसर रही हूँ और मैं ऐसी जगह पर पोस्टेड भी थी। खैर, तो ट्रेड पार्टनर होना एक बात है, लेकिन सामने शीश नवा देना ये दूसरी बात है। अगर आप किसी देश से अपने ही लोगों के लिए जासूसी कराएँगे, तो उस देश के पास आपकी कमज़ोर नब्ज़ हो जाती है, और वही कमज़ोर नब्ज़ आज इज़राइल के पास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक ईरान के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के पहले इज़राइल जाते हैं। वो एक बेहद शर्मनाक, हमारे पूरे देश के लिए वो एक शर्मनाक बात है। कोई वो एपिसोड कोई बहुत गर्व वाला एपिसोड नहीं है। और ईरान, जिसके साथ हमारा सदियों का नाता है, ये भी एक नरसिम्हा राव जी के समय की बात है। जब भारत को ईरान का सपोर्ट चाहिए था, तो हमारे विदेश मंत्री जो उस समय बीमार थे, दिनेश सिंह जी, और वो गए, एक स्पेशल जहाज से गए, और उन्होंने ईरान में बातचीत की, और ईरान ने फिर हमारा समर्थन किया था। ये सारा जब मुस्लिम देशों के सामने हमें सपोर्ट चाहिए था, ये उस समय की बात है। और उसके बाद भी ईरान हमारा, अभी चाबहार पोर्ट में हमारा इतना इन्वेस्टमेंट था, प्रधानमंत्री खुद उसके बारे में बहुत हुलस-हुलस के बताते थे, और आज देखिए ईरान की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ये वही बात है जिस तरह से यहाँ करते हैं वो। कैसे? उसमें तो शिरोमणि 95,000 अकाली करोड़ दल, का नुकसान भी हो रहा है। जी, बिल्कुल नुकसान होता है। भारत के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर रही है कि जिस पार्टी को अपने साथ मिलाते हैं, बाद में उसी को अजगर की तरह निगल जाते हैं, या उनकी पीठ में छुरा भोंक देते हैं। यही चीज़ इनकी बाहर भी है। इन्होंने ईरान को बहुत ज़्यादा, और अभी ही थोड़े ही दिन पहले, हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि उनके विदेश मंत्री अरागाची यहाँ आकर गए, और वो बड़ा भरोसा कर रहे हैं भारत पर। और यही भारत इज़राइल को युद्ध वाले ग्रेड का जो है वो वॉर ग्रेड का स्टील दे रहा है। तो ये कितना बड़ा धोखा है कि जिसको पार्टनर बनाते हैं आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है ना कि हर किसी को अलग-अलग जाके ये बताना कि हम आपके हैं, और फिर किसी एक को धोखा देना, किसी एक की तरफ हो जाना, पावर की तरफ खुद झूल जाना, ये सब कायरता की निशानियां होती हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कायरता बार-बार जाहिर की है। तो इस चर्चा के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, चर्चा वहां पे भी जारी रखिए। बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।